हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 20,000 एमसीक्यू सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, रोज नया भवा नोट लेकर आती हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। और लास्ट वीडियो से जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं, और लास्ट हमने वीडियो में इलास्टिसिटी को कवर किया है। उसी से रिलेटेड जो है हम लोग 10-15 क्वेश्चन जो है इन्हीं 50 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक 10-12 क्वेश्चन जो है हम इन सीरीज में आज की वीडियो में देख लेंगे। चलिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमें वीडियो करने में और ज्यादा मजा आए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको बताना है कि जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है इसको कौन रिलीज करता है, कौन इसको पब्लिश करता है, आपको ये बताना है इसमें। चलिए, ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस या यूएनसीटीएडी। आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है। ठीक है, चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको रिपीट एक बार बता देती हूँ। हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था, और वहां पे हमने बात की थी कि इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किसने किया था, महबूब उल हक ने, और एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थी अमर्त्य सेन ने इसको जो है डिस्कवर किया था, इसके बारे में डेवलप जो है बात की थी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको बेसिकली रिलीज करता है, इसकी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर एक कंपनी में जो है न्यू कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया जाता है और उस वजह से न्यू कंप्यूटर्स इंस्टॉल करने की वजह से कुछ वर्कर्स को, कुछ एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालना पड़ता है ड्यू टू, रीजन है ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। इस वजह से उनको निकाल दिया जाता है कि उनके पास उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमी में जो नेचुरल फिनोमिना होता है उस वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगता है, कभी कभी एक एम्प्लॉय जो है कहीं उसको बेटर ऑप्शन मिलता है तो भी वो स्विच कर जाता है, वो जॉब को छोड़ के किसी और में स्विच कर जाता है। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज में जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहां पे वो बेस्ट फिट नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है। तो इस केस में क्या होता है, अगर वो नॉलेज को रीगेन कर ले, अगर वो पर्टिकुलर चीज को वो समझ के दोबारा ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें भी शिफ्टिंग हुई। तो बेसिकली अगर बात करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन विद इन एन इकोनॉमी, कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिशन हो रही है, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस। जीआईआई की यहाँ पे बात हो रही है, हमें बताना है कि जीआईआई जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 2010, 2011, 1999 या 2005 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2010 में जो है जीआईआई को फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि जीआईआई इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगेन जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई को इंट्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली उनकी रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। सेम वे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को भी जो हमारे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यही इसकी रिपोर्ट को भी पब्लिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन डिस्कशन होती है जीआईआई में, डिस्कशन ये है कि वो क्या क्वांटिफाई करते हैं बेसिकली, कि जो लॉस ऑफ अचीवमेंट है, बेसिकली बॉय और गर्ल के बीच में जो गैप है, इस वजह से कितना क्वांटिफिकेशन, उसको क्वांटिफाई करते हैं, कितना लॉस हुआ है उस वजह से, वो बताता है हमारा जीआईआई। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से हमारे अचीवमेंट में कितना लॉस हुआ है उसको क्वांटिफाई करता है हमारा जीआईआई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम आपको बताना है इसमें कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, आपको ये बताना है। हेरेड डोमर मॉडल, पीसी महालोबनस मॉडल, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये किसके बेसिस पर, बेसिकली किसके मॉडल पर बना हुआ है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये ऑप्शन नंबर ए हेरेड डोमर मॉडल के ऊपर जो है बेस्ड है। अगर यहाँ पे बात करें पीसी मॉडल की, तो ये जो है हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है।
ठीक है, तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन में जो है अगर मॉडल्स की बात अपने क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो इसमें एक उनका ईयर कौन से मॉडल पे बेस्ड है। थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के ऊपर जो है वो क्या क्या पॉइंट्स या कौन से रेलेवेंस पॉइंट उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में रखे गए हैं। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इज नॉट रिलीज्ड बाय द UNDP। आपको बताना है, जो अभी हमने बात की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की हमने बात की है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इंडेक्स जो है UNDP रिलीज नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स। आपको बताना है UNDP जो है इसमें से कौन सा इंडेक्स जो है रिलीज नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए HDI जो है अभी हमने डिस्कस किया है कि वो UNDP ही रिलीज करता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII जो है इसको भी जो है UNDP ही रिलीज करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जो है हमारा UNDP ही रिलीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर डी जो है एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स जो है UNDP रिलीज नहीं करता है। जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स पे एज सच कभी भी कोई इंडेक्स जो है प्रिपेयर कोई प्रोग्राम जो है इसको नहीं करता है, लेकिन 2000 से 2005 में जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स हैं इन्होंने अपने एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स जो है एक जनरेट कराया था सिर्फ 2000 से लेकर 2005 तक। उसके अलावा जो है एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स पे एज सच कोई भी जो है रिपोर्ट कभी भी प्रिपेयर नहीं की गई है। ठीक है, ओके। Which of the following countries is not part of G8? हम सबको पता है कि हमारे पास एक G समिट्स होती हैं G7, G8 इस हिसाब से होती हैं। तो हमें बताना है कि ग्रुप ऑफ 8 जो है G8 इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो G8 का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, जापान, जर्मनी या ऑस्ट्रिया। उसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रिया जो है G8 का पार्ट ग्रुप ऑफ 8 का पार्ट नहीं है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ग्रुप 8 का पार्ट है कौन सी कंट्रीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो समिट स्टार्ट हुआ था 1975 में ये स्टार्ट हुआ था और इसको फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस ने होस्ट किया था विद 6 गवर्नमेंट्स, बेसिकली 6 कंट्रीज का स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट हुआ था इट वाज फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ठीक है, 6 कंट्रीज थी इसलिए इसका नाम था G6 या ग्रुप ऑफ 6। ठीक है, उसके बाद जो है 1975 के बाद 1976 में जो है इन्होंने अपने इस G6 में कनाडा को ऐड करके उसे G7 बना लिया एंड उसके बाद 97 में इसमें रशिया को ऐड करके इन्होंने G8 बना लिया। तो इसमें कहीं पे भी जो है आपका ऑस्ट्रिया का नाम नहीं मेंशन है, तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। अगर हम लोग भारत की बात करें तो किस तरीके की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन है आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ द अबव। देखिए हमारी इंडिया जो इकोनॉमी है इसमें ये तीनों तरह की ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। चलिए तो आंसर जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव है। आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। चलिए फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेंगे इसमें कि ये जो बाकी के 3 है ये बेसिकली है क्या। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल की बात करें, अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सीजन बेस्ड जब प्रोडक्शन की जा रही होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी है वो पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं सीजनल होती हैं, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी जो होती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम होती है, 1 साल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होते हैं स्ट्रक्चर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में इनोवेशन हो गई। ठीक है, इनोवेशन हो गई इस वजह से एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर बात करें इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ टाउन की वजह से जो टोंगास थे आउटडेटेड हो गए, उसकी जगह क्या आया, ऑटो रिक्शा। तो ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्गाइज हम सबको पता है कि जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा लोगों को जो है हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे काम करने के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आती है, क्योंकि ऐसा हमें एक एडिशनल उसकी जरूरत नहीं, लेबरर की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से जो है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है 0 होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए आपके लिए हाईलाइट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NBFCs की यहाँ पे बात की गई है। अगर आप लोग न्यूज से अपडेटेड हैं तो करंट जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, NBFCs, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसकी बहुत ज्यादा जो है न्यूज में आजकल बात हो रही है। तो आपने NBFCs जो है जरूर सुना होगा। आपको बताना है NBFCs की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज,
नेट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आपको बताना है कि NBFCs की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए बैंकिंग नहीं है, नॉन बैंकिंग है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये वो कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज बेसिकली होती हैं जो हमें सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसको NBFI भी बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी से जो है इंस्टीट्यूशंस को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये बैंकिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इसलिए इसको नॉन बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हम पिछले 2-4 वीडियो से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो टर्म है ये कॉइन किसने किया है, या कॉन्सेप्ट जो डेवलप किसने किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास जॉन कीन्स, अमर्त्य सेन, जॉन रॉबिन्सन या एल्फ्रेड मार्शल। आपको बताना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो टर्म है वो किसने जो है बेसिकली निकाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉबिन्सन ने जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किया था। स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से इसको याद रखना है। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। CRR से रिलेटेड आपको पॉइंट बताना है कि CRR के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, ट्रू बताना है आपको कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कैश रिजर्व रेशियो को बिल्कुल बेस्ट जस्टिफाई करता है। ठीक है, चलिए CRR इतने ज्यादा पॉइंट्स को मैं कंफ्यूज खुद को नहीं करूंगी एग्जाम के टाइम पे, तो मैं क्या करूंगी फटाफट से देख लूंगी कि CRR का मतलब मुझे क्या पता है। ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे पता है कि ये RBI जो है कमर्शियल बैंक्स पे लगा देती है। ठीक है, ये रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स को जो है कुछ पैसा जो है इनको अपने पास या RBI के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब फटाफट से जो मैं इसमें देख लूंगी, और जो एक चीज है यहाँ पे उनको पैसा तो इन्वेस्ट करके रखना ही पड़ता है, रिजर्व करके ही रखना पड़ता है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो इनको इस पैसे पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। तो मैं अब ऑप्शंस में देखूंगी, इट इज डिसाइडेड बाय द बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नो। इट इज डिसाइडेड बाय RBI एंड कमर्शियल बैंक्स टू गेट फिक्स्ड रेट नहीं मिलता है। It is decided by the RBI and commercial banks do not get any interest on the deposited money। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट्स अगर मुझे पता होंगे तो मैं इतने ज्यादा जो है इतने लंबे लंबे ऑप्शन में कभी कंफ्यूज होंगी ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम की यहाँ पे बात की गई है। स्कीम का नाम है ट्राइसम। आपको बताना है कि जो ट्राइसम स्कीम थी इसके अंडर हम लोग कौन से जो एज ग्रुप को इंक्लूड बेसिकली करते हैं। ठीक है, ट्राइसम की बात है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले आपको ट्राइसम का अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। ट्राइसम की फुल फॉर्म में जो RY है वो है रूरल यूथ, रूरल जो है उनके लिए स्कीम को बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो एज ग्रुप हम लोग इंक्लूड करते हैं दैट इज 18 to 35। ठीक है, जो ट्राइसम स्कीम है इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है, रूरल यूथ को बेसिकली जो है प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, तो वो 18 to 35 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ट्राइसम की, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो रूरल एरियाज में जो यूथ यंगस्टर्स रहते हैं उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि उनको कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था, और डेट 15 अगस्त 1979, वेरी इंपॉर्टेंट। एज ग्रुप जो है 18 to 35 है। ये किस लिए दी जाती है, ताकि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, टेक्निकल स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है वो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर में जो है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर सके। ठीक है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको बताना है लाइक जैसे हम लोग रीजनिंग में बात करते हैं, आपको इसी पैटर्न में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको नई इंफॉर्मेशन पता चलती है। सुखोई जो है किसी तरीके से रिलेटेड है रशिया से। आपको बताना है इसी फॉर्मेट को अगर फॉलो करें तो तेजस जो है वो किससे रिलेटेड होता है, तेजस है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, ईरान या इजराइल। देखिए सुखोई की बात करें, ये एक रशिया का एयरक्राफ्ट है।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तेजस भी जो क्या होगा, एक एयरक्राफ्ट होगा। तेजस हमारा इंडिया का जो है एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेशियो टर्म में दिए कि सुखोई रशिया का कुछ पार्ट है, तो क्या है, वो एक एयरक्राफ्ट है। तेजस भी एयरक्राफ्ट है, वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए फटाफट से देख लेंगे यहाँ पे एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुखोई जो है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है, ये है रशियन एयरक्राफ्ट है। वहीं पे बात करें तेजस की, तो वो एक इंडिया का पार्ट है। उसको बेसिकली बनाया किसने है, उसको बनाया है हमारे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, डिसीजन टेकन एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो हमारी ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस थी उसकी वजह से कौन सी एक नई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग हमेशा स्टार्ट इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसके अलावा जब हमारा ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो बेसिक यहीं से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से जो फॉर्म हुआ था दैट वाज IMF। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक बार इसकी फटाफट से। ब्रेटन वुड में जुलाई 1944 में जो उन्होंने कहा कि हमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, 1944 में इन्होंने ये बात की थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ब्रेटन वुड में क्या होता था कि जो गोल्ड, US डॉलर को जो है हम लोग किसके, गोल्ड के बेसिस पे हम लोग जो है अपना आदान प्रदान रखते थे गोल्ड बेसिस पे। लेकिन ये जो ब्रेटन वुड का सिस्टम था ये जो है अराउंड अर्ली 1970s में जो है इसको बंद कर दिया गया था। इसको जो है बेसिकली यूज में लाना बंद कर दिया था। किसकी वजह से, यहाँ पे ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है अबॉलिश किसने किया था, तो उसका नाम है प्रेसिडेंट रिचर्ड M निक्सन की वजह से जो है इसको बंद करना पड़ा। क्योंकि इन्होंने कहा कि अब US में जो है एक्सचेंज जो है गोल्ड करेंसीज के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ब्रेटन वुड सिस्टम को भी बंद करना पड़ा था। चलिए ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया सेलिब्रेट इट्स 70th कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारत जो है अपना 70वां जो है संविधान दिवस उन्होंने कब मनाया है। जुलाई 22, अक्टूबर 18, नवंबर 26, जनवरी 15। देखिए 70th सोचे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको जो मेन चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, चाहे वो आपसे 50वां पूछे, आपसे पहला पूछे, जब मर्जी का पूछे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है नवंबर 26 को मनाया जाता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको जनवरी 26 भी दे देंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस जो है हमारा नवंबर 26, 1949 को जो है फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हमारा 26 नवंबर हर साल मनाया जाता है। बेसिकली जो हमारा हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो बात है वो 26 नवंबर 1949 में जो है बन चुका था, लेकिन जो है उसकी प्रॉपर उसको इफेक्ट में आने में टाइम लगा और वो बना 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। ठीक है, Which of the following is used to denote broad money? Broad money की बात करें M1, M2, M3, M4। ठीक है, M1, M2, M3, M4 में सबसे पहली बात M4 कुछ नहीं होता है। हम लोग अगर करेंसीज की बात करते हैं तो वो M0 से M3 तक की बात करते हैं। ठीक है, हमें पता है M0 जो है सबसे लिक्विड होता है, उसमें सिर्फ करेंसी और कॉइन्स की बात करते हैं। अगर ब्रॉड मनी की बात करें तो जो हमारा सबसे लास्ट का होता है M3, उसको हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो एट दी एंड जितने भी हमारी करेंसीज लास्ट में बच जाती हैं उन सबको भी इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कम से कम लिक्विड फॉर्म की हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, हमें पता है कि इन सप्लाई जो है M0 से लेके M3 सर्कुलेट होती है। एट दी एंड जो है हमारे पास M3 बचता है, जिसको हम लोग ब्रॉडेस्ट मेजरमेंट ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, ओके। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हर साल कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अब आपको पता है जो करंट सिचुएशन चल रही है, हैंड वॉशिंग को वैसे भी इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर डे हैंड वॉशिंग डे, हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हैंड वॉश, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि करंट टॉपिक इस टाइम चल रहा है। आपको बताना है कि हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब हर साल मनाते हैं। ऑप्शन है आपके पास अगस्त 12, सितंबर 6, अक्टूबर 15 या नवंबर 20। आपको बताना है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम कब बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 15 को जो है हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसका बेसिक रीजन वही है ताकि इंक्रीज हो सके अवेयरनेस और हम लोगों को समझ में आए
कि हैंड वॉश करना जो है कितना इंपॉर्टेंट है विद सोप, और ये चीज जो है अब हमें समझ एनीवेज आई चुकी है कि अपनी जिंदगी को बचाना है, अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आपको बताना है कि जो हरित क्रांति है हमारे देश में उसको हम लोग कब, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में, उसको फादर कौन है बेसिकली, उसको डेवलप किसने किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको पता ही था कि पता ही है ग्रीन रेवोल्यूशन है हमारे पास, ब्लू रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन जो हमारे इंडिया में निकले हुए हैं, नाम से ही पता चल जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है यहाँ पे। ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर श्योर है कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक जो बेसिकली निकाला किसने था, नॉर्मन बोरलैग, एम.एस. स्वामीनाथन, सलीम अलिया, आपके पास है सैम पित्रोदा। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए बेसिकली इन्होंने इसमें क्या बोला था कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है हमें अगर ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो उन्होंने ये बोला कि हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ थोड़ा ज्यादा, इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ जो है थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग टेक्नोलॉजी को और यूज करें, HYV सीड्स जो थी हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनको यूज करें, ट्रैक्टर्स को यूज करें, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनको यूज करें ताकि जो है हमारी प्रोडक्टिविटी जो है और इससे बढ़ सके। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं, बात है सेंसेक्स की, जिसकी रेटिंग जो है जो किसके अंडर आता है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है हमारा सेंसेक्स। हमें बताना है कि इसके अंदर हम कितनी कंपनीज को इंक्लूड करते हैं, 30, 50, 111 या 25। सिंपल है, सेंसेक्स में हम लोग बात करते हैं टॉप 30 कंपनीज की। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है कि निफ्टी के लिए कितनी कंपनीज होती है, तो 50 है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज जीरो। अभी हमने बात की है कि वो कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे इवेंचुअल जो है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है जीरो आती है। हमने अभी डिस्कस किया है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो है, क्योंकि कोई आप जितने मर्जी वर्कर्स को और लगाई जो हमें उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इवेंचुअल उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो ही आएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग की। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है नीति आयोग से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 25 जनवरी 2016। पहली बात तो वो 25 जनवरी 2016 में नहीं, 1 जनवरी 2015 में बनी थी। ठीक है, इसका मतलब ये नीति आयोग से रिलेटेड पॉइंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो नहीं, वो नीति आयोग जो आती है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो उसकी फुल फॉर्म में इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज इंस्टीट्यूशन, तो मतलब ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो है लास्ट है, नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्लानिंग के अंदर है तो ऑटोमेटिकली वो पॉलिसी थिंक टैंक ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ पे देख लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, आपसे पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट जस्टिफिकेशन देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम इतना ज्यादा मैं आपको बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात करें अगर हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से बनाना है कि जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स है उसको भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चीज भी ध्यान रख रहे हैं कि जो फ्यूचर की नीड्स होंगी वो भी हमारी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि करंट प्रॉब्लम्स को भी हम लोग फेस करें, उसका समाधान निकालें, लेकिन हमारे उस वजह से फ्यूचर जो है कॉम्प्रोमाइज ना हो, फ्यूचर की वांट्स और नीड्स जो है उसमें किसी तरीके का भी रिस्क ना आए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब जो है फटाफट से ऑप्शंस देख लेंगे। इट मीन्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए ये बिल्कुल है कि हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, ये भी एक चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ये तो बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट नीड्स व्हाइल कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल, तो इसका बेस्ट जो डेफिनेशन है आपको ऑप्शन नंबर सी बता रहा है
कि प्रेजेंट जनरेशन की जो भी नीड है उसको तो फुलफिल करा ही जा रहा है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ओके। Which of the following is considered as the 3 pillars of sustainability? ये दोनों क्वेश्चन मैंने जान के साथ रखे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने बात कर ली है कि हम लोग सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। आपको बताना है कि सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स कौन से हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, प्लस हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी हार्म ना हो, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, ये भी हमारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए पहले हमने बात की है ग्रीन रेवोल्यूशन की। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इसके फादर, किसको हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण या बाबा आमटे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वी कुरियन जो है इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप ये एक बार देख सकते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन को वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग ऑपरेशन फूड भी बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन है मतलब हमारे डेयरी प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया गया था 1970 में। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको स्टार्ट किसने किया था, इंडियाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, NDDB ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमने बात की है वी कुरियन की। अगर देखें तो ये कौन है, ये है हमारे अमूल के चेयरमैन और फाउंडर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली वैसे भी पूछा जा सकता है कि अमूल के फाउंडर कौन है या उनके चेयरमैन कौन है, तो वी कुरियन इसका करेक्ट आंसर है। प्लस ये चेयरमैन भी हैं हमारे NDDB के, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी यही हैं, और इनको जो है आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसको कहा जाता है? हमने ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट किया है कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। हमें अब पता चल गया कि दोनों सेम ही पर्सन है जिनको हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं और ऑपरेशन फ्लड के फादर भी उनको ही बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वर्गीस कुरियन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which among the following is a qualitative, quantitative नहीं है, qualitative है यहाँ पर, qualitative tool of monetary policy। इनमें से किसको जो है हम लोग qualitative tool of monetary policies कहते हैं। मैंने आपको आई थिंक थोड़े दिन पहले ही बताया था कि monetary policies जो है उनको हम लोग उनके जो है कंट्रोल करने के लिए 2 टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जितने भी हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारी चीजें जो है हम लोग अपनी क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्वांटिफाई परसेंटेज में जिनकी बात करते हैं। क्वालिटेटिव में जैसे हमने लास्ट आई थिंक मॉरल सुएजन किया था, इसमें से एक और क्वालिटेटिव टूल आपको बताना है, वो कौन सा है? बैंक रेट, क्रेडिट सीलिंग, क्रेडिट राशनिंग या CRR। इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट राशनिंग। चलिए बात कर लेते हैं क्रेडिट राशनिंग में किसके लिए हम डिस्कस करते हैं। क्रेडिट राशनिंग में कहा जाता है कि बैंक्स को जो है ऐसा नहीं होता कि मैं बैंक के पास जाऊं और मैं उनको बोलूं कि मुझे पर्टिकुलर अमाउंट का लोन दे दो और वो मुझे ऐसे ही कहेंगे कि जाओ ले लो, ऐसे नहीं होता है। बैंक्स को भी प्रॉपर क्रेडिट राशनिंग करनी पड़ती है कि वो जो भी कोई बोरोअर आता है वो जितना कहता है उतना ही नहीं देना होता है, प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ती है। कभी कभी उतना देना नहीं है या अगर वो देते भी हैं तो उससे कम अमाउंट जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये, आपको बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें से कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्जिस्ट करती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, एक छोटे से लैंड पे 5 लोगों की अगर रिक्वायरमेंट है तो 10-10 लोगों को, पूरी फैमिली को ही वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उनकी 0 आती है। ठीक है, चलिए द प्रोग्रेस इन इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन, यहाँ पे फिश प्रोडक्शन की बात हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिश प्रोडक्शन की जो इंक्रीज का जो भी प्रोग्रेस होती है हम लोग उसको ब्लू रेवोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बात करें ब्लू रेवोल्यूशन को, इसको हम लोग नील क्रांति मिशन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली अगेन वही फिशर्स और जो फिश फार्मर्स होते हैं
इनके लिए जो है एक उनका सस्टेनेबल मैनर, उनके ध्यान रखने के लिए जो है ये चीज बनाई गई है, ये रेवोल्यूशन जो है बनाया गया है कि वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एज वेल एज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू फुल पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर फिशरीज डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है इसका ध्यान रखा जाता है। फिश जो है यहाँ पे मेन फोकस रखा जाता है, इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। ओके, साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन, आपको बताना है कि जो हम साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वो ज्यादातर कौन से सेक्टर्स में या कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है। लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बोथ, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे साइक्लिकल या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग ज्यादा देखते हैं। बात करें साइक्लिकल की, तो आपको पता है साइक्लिकल का मतलब है जैसे हमारे जितने भी हमारी ट्रेड साइकिल्स होती हैं उसकी वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है, साइक्लिकल मतलब जितने हमारे ट्रेड साइकिल है, ट्रेड साइकिल मतलब हमारे रिसेशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से जो है काफी सारी जो लोगों को हटाना पड़ जाता है रिसेशन डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है उस कंट्री में। फ्रिक्शनल की अगेन बात वही है, टेम्परेरीली उनको काम से निकाल दिया जाता है या कभी कभी वो लोग खुद भी जो है जॉब छोड़ के चले जाते हैं कि उनको बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलिए, which of the following taxes has been abolished by the goods and services tax, आपको बताना है कि जीएसटी की वजह से इनमें से कौन सा टैक्स जो है हटाया गया है या हट गया है। प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वैट या ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है, जीएसटी की वजह से जो हमारा वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, वो अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, बात करें जीएसटी की, हमें पता है कि उसकी वजह से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो ये बेसिक है, सबको पता है जीएसटी क्या। चलिए, एसएफसीज की बात करें, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये किसके लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए इनको बनाया गया है, किसके असिस्टेंस के लिए इनको बनाया गया है। ऑप्शंस है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फार्म्स, कॉटन इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हर एक स्टेट में जो है ऐसे एसएफसीज को बनाया जाता है ताकि उस स्टेट की जो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके, कि वो पर्टिकुलर एरिया जो छूट ना जाए, जिसमें इंप्रूवमेंट ना आए, इस वजह से वो रह ना जाए, इसीलिए एसएफसीज को बनाया जाता है ताकि जितने भी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको भी डेवलप किया जाए, कि बड़ी फर्म्स के चक्कर में ये छोटी फर्म जो है वो छुप ना जाए या उनको नुकसान ना हो। ठीक है, ओके। Which of the following banks has launched an iWatch banking project? आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से वो कौन सा बैंक है जिसने एक iWatch बैंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके पास एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या पीएनबी। आपको बताना है कि इसमें से किसने जो है iWatch बैंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, बात करें इसको, इन्होंने ईयर जो है इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2015 में जो है लॉन्च किया है। एप्पल वॉच में जो है बेसिकली ये एक आई वॉच मोबाइल ऐप जो है इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, ओके। द बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास जो है 1921 में मर्ज कर दिया गया था, और वो मर्ज होकर कौन सा बैंक बना है आपको ये बताना है। आरबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हम सबको पता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बैंकिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने अपने किसी भी एग्जाम के लिए, तो चीजें आपको जो ध्यान रखनी है कि फर्स्ट बैंक कौन सा है, हम सबको पता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, देन हमारा जनरल बैंक आया, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन तीनों बैंक्स को जो है ज्वाइन करके क्या बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो है इसको अबॉलिश करके कौन सा बैंक बना दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, एक बार आप इसको ऐसे समराइज एक हायरार्की फॉर्म में बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा याद रखना। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन सा टैक्स है जो आपको हर लेवल पे जो है पे करना पड़ता है। वैट, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको बोलते ही इसलिए है कि हर वैल्यू पे जो है टैक्स ऐड होता रहता है, जो इसीलिए जो है हर प्रोडक्शन पे जो है इसको लेवी किया जाता है, इसको लगाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स। सबको पता है जो सेल्स टैक्स है
वो हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि उसका बर्डन जो है इमीडिएटली कंज्यूमर पे नहीं पड़ता है, वो ग्रेजुअली जो है वो हम सबको पे करना पड़ता है। जब हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड करके ही भेजते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इन फॉर्मूलाज में से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अगर हमें पता करना है कि कंट्री में कितना एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है तो उसका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा। चलिए, इसका करेक्ट फॉर्मूला जो होगा, मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इन 200। चलिए बात करें अगर यहाँ पर, यहीं पे बता देती हूँ आपको एक बार। चलिए अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनके पास जो जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जॉब करने की। और अगर बात करें टोटल लेबर फोर्स की, तो इसमें जो है टोटल लेबर फोर्स में हम लोग अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों को इंक्लूड करते हैं कि टोटल लेबर फोर्स कितनी, मतलब काम करने वाले टोटल लोग हमारे पास कितने हैं, तो इसमें अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। रेट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है, सिंपल है ये। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा टैक्स जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है लगाता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि जो लिकर जो है उसकी एक्साइज ड्यूटी हमें पता है सेंट्रल का पार्ट है, लेकिन जो लिकर है इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो स्टेट के पास जाता है। मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर आप एक बॉटल देखेंगे, किसी लिकर की बॉटल को देखेंगे, तो पीछे जो है हमेशा मेंशन होता है कि फॉर हरियाणा ये रेट है, फॉर पंजाब ये रेट है, क्योंकि ये स्टेट वाइज जो है स्टेट अपने हिसाब से इसके ऊपर टैक्सेस लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इसलिए जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग जब शेयर्स की, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा जो वर्ड है उस स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएटेड नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। NAV, NSE, IPO या KPO। NAV होता है हमारा नेट एडेड वैल्यू। हमें पता है कि सिक्योरिटीज पे भी हम लोग जो है नेट एडेड वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि नेट एसेट वैल्यू बेसिकली क्या है, तो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। NSE जो है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये बिल्कुल उसका पार्ट है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी एक मार्केट में जो सिक्योरिटीज नई प्राइमरी मार्केट में बेसिकली जो इशू होती हैं वो हमारी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं, तो ये भी बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है। लेकिन KPO जो है ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपनी नॉलेज प्रोसेसेस के लिए आउटसोर्सिंग कर देती है, काम खुद करने की बजाय जो है वो दूसरी कंपनीज को जो है अपना काम आउटसोर्स कर देती है, दैट बिकम्स KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये जो है हमारे शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड। पहला वो बैंक जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्रेडिट कार्ड्स को, वो कौन सा बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक है, नन ऑफ द अबव। तो किसने जो है क्रेडिट कार्ड्स को फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एक स्टैटिक क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से याद रखना होता है कि लिस्ट बनाइए कि कौन फर्स्ट किसने क्या किया था। जैसे आई वॉचर क्वेश्चन है तो HDFC ने किया, तो एक लिस्ट बनाइए बैंकिंग के लिए, किस बैंक ने क्या चीज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है। तो ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग का सेकंड है, इस प्रॉपर नोट डाउन करिए इसको ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके, ये क्वेश्चन में आपसे वो बेसिकली पूछ रहा है, मैं आपको सम अप कर दूं कि अगर एक पर्सन जो है प्रिवेलिंग जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है, प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करने के लिए वो रेडी है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए रेडी है जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा है, तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट विल बी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हमारी खुद की मर्जी नहीं है, लेकिन मार्केट में जो हमारे पास जॉब ही नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी रेट चल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये, सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी। जो भारत में जनगणना होती है कितने टाइम के पीरियड के बाद वो कंडक्ट की जाती है, 6 years, 8 years, 10 years या 12 years। हम सबको पता है लास्ट जो है
2011 में जो है हमारी सेंसस हुई थी, तो ऑटोमेटिकली अब 2021 में जो है ये सेंसस होने वाली है। लेकिन इस बार की जो है जो सिचुएशन चल रही है, हम सबको पता है कि इस बार की सेंसस जो है, जनगणना जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम सबको उसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता है, क्योंकि जो सिचुएशन हो गई है हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री जो फेस कर रही है, उसकी वजह से सेंसस डेफिनेटली इस बार अप डाउन होगा ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार का सेंसस 2021 का। ठीक है, चलिए। इन विच ईयर वॉज द न्यू लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन, हमें बताना है कि कौन से साल में जो हमारी न्यू लिबरलाइज इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई थी इंडिया में। 1989, 1990, 1991 या 92। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 91 है, क्योंकि हम सबको पता है कि 91 में ही जो है हमारी एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी। तो जो न्यू लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जो है ये 1991 में ही जो है की गई थी, जो लागू की गई थी। ठीक है, ये एक लॉन्ग अवेटेड लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो 1991 में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, व्हाट डज NSDL स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि NSDL का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या नेशनल सेफ्टी डिप्लॉयमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है ये। ठीक है, NSDL की फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करें अगर इसका, ये एक सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है बेसिकली, जो हमारे मुंबई में बेस्ड है और इस्टेब्लिश कब की गई थी, अगस्त 1996 में। ठीक है, उसके अलावा जो है ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है इंडिया में। तो आपको ये चीजें पॉइंट है रिलेटेड से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ओके। ब्लू चिप से क्या मतलब है, आपको ये बताना है। ब्लू चिप अगर आपको पता हो तो 2-3 साल पहले जो ब्लू चिप टर्म है वो बहुत ज्यादा जो है लागू की गई थी, बहुत लागू एज इन कि बहुत ज्यादा जो थी हमारे न्यूज में थी ब्लू चिप। तो ये ब्लू चिप क्या है, मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ। ब्लू चिप में जो कंपनीज होती थी वो श्योर शॉर्ट जो थी आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराती थी। ठीक है, आप किसी भी उसमें लगा दो अपना पैसा, उससे आपको प्रॉफिट ही आता था। ठीक है, तो ये इसका ब्लू चिप का जो मेन मीनिंग होता है। कंपनीज विच आर रन बाय लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज, कंपनी हुज शेयर ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉफिट, मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ब्लू चिप कंपनीज जो है, इसमें क्या था, लोग इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए थे कि उन्होंने इतना ज्यादा पैसा लगाना इसमें शुरू कर दिया, क्योंकि श्योर शॉर्ट प्रॉफिट्स में अर्न हो रहे थे और बहुत ज्यादा परसेंटेज में जो है प्रॉफिट्स हो रहे थे। इस वजह से फिर लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया और एकदम से जो थी कंपनी डूब गई और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान भी हुआ था इसमें। ठीक है, चलिए। इन इंडियन इकोनॉमी द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, आज भी अगर हम लोग बात करें अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा अब भी जो प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग किसको कहते हैं, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज या रोडवेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेलवेज जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम मीट्स द नीड क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर वुमेन, हमें बताना है कि जो गरीब पुअर वुमेन होती हैं उनके क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो कौन सा है। ठीक है, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना या महिला समख्या प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला कोष जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करें इसकी सोसाइटी की है, ये बेसिकली सोसाइटी जो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर जो है लागू उसके अंडर रजिस्टर्ड है। उसमें जो मेन पॉइंट जो है 1993 में जो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था, जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि माइक्रो क्रेडिट जो है पुअर वुमेन्स को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि अपनी वो लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सके और एक जो है कंसेशनल टर्म्स में जो है अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करके इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग को किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोगों को वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है देखने को मिलती है। हम लोगों ने और जो देखा जैसे फ्रिक्शनल है, साइक्लिकल है, ये भी डेवलप्ड कंट्रीज का ही पार्ट है, लेकिन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
इनवॉलंटरी जो हमने डिस्कस किया है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग जो भी वेज रेट मिलता है उस पर रेडी हो जाते हैं काम करने को, क्योंकि हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो है उनके पास जॉब्स भी होती हैं, उनके पास स्किल्स भी होती हैं, वो फिर भी काम नहीं करना चाहते, मतलब अपनी मर्जी से वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उस प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम नहीं करना होता। ठीक है, इस वजह से जो है दैट लीड्स टू वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो खुद से जो है काम नहीं करना चाहते। ठीक है, ओके। हमने अभी तक डिस्कस किया है निफ्टी 50 के बारे में, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, टॉप 50 कंपनीज की उसमें जो है मार्केट प्राइस, शेयर की प्राइस पता चलती है। बात है यहाँ पे कि इसको जो है कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया है, 1952, 1965, 1991 या 1996। निफ्टी को कौन से साल में जो है स्टैब्लिश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1996 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बात करें अगेन निफ्टी की, सेम ही चीजें हैं इसमें डिस्कस करने वाली। 1 अप्रैल 1996 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसको मैनेज और ओन करते हैं इंडेक्स सर्विसेज, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इसको जो है मैनेज करता है। ठीक है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जो है किससे रिलेटेड है? ये जो टर्म्स है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये किनसे रिलेटेड है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है नाफ्टा, SAPTA, EFTA या गैट। तो हम सबको पता है, बेसिक जो है हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इन टर्म्स को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं। तो ये ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है गैट से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं फटाफट से इनके बारे में, क्विकली एक बार देख लेते हैं। गैट की अगर बात करें तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट की फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करें अगर ट्रिप्स की बात करें या ट्रिम्स की बात करें, देखिए ट्रिम्स जो है हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, ये मेजर्स बताता है हमें। ठीक है, उसके अलावा अगर ट्रिप्स की बात करें तो ये है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये हमें बताता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, जो ट्रिम है सिर्फ मेजर्स बताता है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी मेजर्स होते हैं वो बताता है। ट्रिप्स जो है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर देते हैं? हमारे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, हम लोग इनकी बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडमार्क्स ये सब चीजें क्या होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन या किसी अपने तरीके से उन्होंने कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस की है तो उसको जो है वो अपने नाम से जो है पेटेंट करा लेते हैं। ठीक है, जो अब जो है वो गैट जो है अब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है कि अगर लेबर फोर्स की हम लोग बात करें एक कंट्री में तो हम लोग उसकी एज ग्रुप क्या रखते हैं, कि लेबर फोर्स को हम लोग किस एज ग्रुप की कैटेगरी में हम डालते हैं? ऑप्शन है आपके पास 18 to 60, 18 to 64, 18 to 65 या 21 to 62। कौन सी एज ग्रुप को जो है हम लोग लेबर फोर्स की कैटेगरी में डालते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 16 से 64 की जो एज ग्रुप होती है इसको हम लोग अपने कंट्री में लेबर फोर्स मानते हैं। देखिए जो मैक्सिमम 64 है, इसमें अगर इंक्लूजन की बात करें, वो लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या उसके अलावा जो लोग अभी भी 64 से ऊपर हो चुके हैं, या हाउसवाइफ्स जो है, इन लोगों को जो है हम लोग अपने लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम? 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर ने कौन से साल में जो है इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है आपके पास 73, 74, 75, 76। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1975 में जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था। ठीक है, बात करेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम की TPP, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को जो है कवर किया था। मेन मुद्दा वही होता है पॉवर्टी को, उसकी रेडिकेशन, ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पुअर्स है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं इन्होंने कितने सारे एस्पेक्ट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, प्लस जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वीकर सेक्शन की एम्पावरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब के बारे में भी जो है इसमें इन्होंने बात की थी। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। मेन जो चीज मुझे आज की वीडियो में जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये है कि हमने जो है लास्ट गरीबी हटाओ से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स किए हैं, हमने हमेशा यही डिस्कस किया है कि वो 4th 5 ईयर प्लान में हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। और एक्चुअली में 4th 5 ईयर प्लान में उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था। इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस के टाइम में ये स्लोगन जो है लॉन्च किया गया था।
लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन का है वो ये है कि जब मैं गूगल कर रही थी तो उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हमारा गरीबी हटाओ से रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं उसमें 4th भी आंसर आ रहा है, 6th भी है, 5th भी है। इसका रीजन ये है कि 4th से लेकर 6th तक जो है पावर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ, ये जो है ये तीनों 5 ईयर प्लान में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, तो इसीलिए कहीं पे भी एग्जैक्ट आंसर जो है पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं बुक्स की बात करूं, ठीक है, बुक्स में जो है लूसेंट जीके की अगर बात करें, आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, उसके हिसाब से आंसर जो है 4th 5 ईयर प्लान ही है। लेकिन अगर रमेश सिंह की बुक की बात करें तो उसमें जो है 6th 5 ईयर प्लान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें करेक्ट चीज पता चले। तो बहुत सारी गूगल पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैंने सर्च की है ये चीज, तो उसमें जो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर है 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो आप इसको गूगल करें ताकि जो है इसका करेक्ट आंसर हम सबको पता चले। ठीक है, तो ऑन दिस नोट इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और आपके टोटल जो है 50 में से कितने मार्क्स हैं आपको वो भी बताना है। ठीक है, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।